तो जनाब ये सारी सूरत हाल है जो अभी तक हुआ पंजाब असम्बली के इजलास में, उसका नटशल देखें तो आपने देख ही लिया है कि ज़दोकोब किया गया, स्पीकर को कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाने दी गई और उसके बाद फिर परवेज़ इलाही साहब ने ये कहा है कि जी पुलिस भी अंदर आई है और ये बिल्कुल गलत है, ऐसा असम्बली की रिवायत में कभी नहीं हुआ और IG के खिलाफ उन्होंने कहा कि एक्शन होगा। ये सारी सूरत हाल आखिर जा किस तरफ रही है? माशरा जो कि इतना पुरतशद्दुद हमें नज़र आ रहा है, इसका हल क्या है, कैसे इसको हम सॉर्ट आउट करें, इसी पर बात करेंगे। और मेरे साथ सईद काजी साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार, आयशा बख्श साहिबा सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार, और इमरान याकूब खान साहब सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये सारी सिचुएशन आखिर जा किस तरफ रही है। इमरान साहब, पहले मैं आप ही की तरफ आऊँगी। इमरान साहब, ये जो आज असम्बली में हुआ है, ये क्या जमहूरियत का हुस्न है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, मुझे ये तो नहीं पता कि ये जमहूरियत का हुस्न है या जमहूरियत के लिए गहना है, लेकिन मैं आपसे एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि मैं आज बहुत अफसरदा हूँ। दिली तौर पे मुझे ये दुख हो रहा है कि एक ऐसी जगह जिसको हम ये कहते हैं कि जी ये सबसे मुक़द्दस जगह है और ऐवान है और इसमें हमारी तकदीरों के फ़ैसले हैं और ये सारा और सबसे सुप्रीम पार्लिमान है, उसी तरह सूबे के लिए असम्बली है। बड़ा दुख होता है ये देख के कि देखें ये क्या कर रहे हैं। अभी आप अपने इंट्रो में कह रही थी कि जी वो तहरीक इंसाफ से दोस्त मुजारी साहब का ताल्लुक़ है, लेकिन उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद इसलिए करवा दी कि वो अब गैर जानिबदार नहीं रहे। असल में प्रॉब्लम ये है कि वो गैर जानिबदार नहीं रहे, बल्कि उन पर तो ये इल्ज़ाम है कि वो जानिबदार हो गए, दूसरी तरफ जानिबदार हो गए। मामला ये है कि अब ये देखें कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो कह रहे हैं कि पुलिस आ गई पहली दफ़ा, तो ये भी पहली दफ़ा ही शायद हुआ हमारे पंजाब असम्बली में कि इस तरह से डिप्टी स्पीकर को थप्पड़ मारे गए, उनके बाल नोचे गए और जो पूरी तरह से उन पर तशद्दुद किया गया। मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे पहले तो ये तफ्तीश होनी चाहिए, ये तहकीक होनी चाहिए कि ये जो लोटे अंदर आए हैं ये किस तरह से आए हैं। क्या अरकान असम्बली इसी तरह से अपनी मर्ज़ी से ऐसी चीज़ें अंदर ले जा सकते हैं? पहली बात तो ये है। और जो भी ज़िम्मेदार हैं, चाहे वो असम्बली का सिक्योरिटी स्टाफ है, चाहे वो पुलिस है, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, या इवन खुद असम्बली मेंबरान हैं, उनके ख़िलाफ़ आप इसको टेस्ट केस बना लें और आज एक ऐसा काम करें कि आइंदा कोई भी शख्स, उसका ताल्लुक़ हुक्मरान जमात से हो या अपोजिशन से, वो इस ऐवान को इस तरह से मछली मंडी, बल्कि मछली मंडी भी नहीं आप कह सकते, इस तरह से एक तजलील वाली जगह, मैं समझता हूँ आज इनके वैसे ही शर्म से सर झुक जाने चाहिए। जो लोग जिन्होंने ये आज मामला किया है इस तरह से असम्बली में, इनको खुद शर्म आनी चाहिए कि वो पूरी दुनिया में क्या मैसेज दे रहे हैं। दूसरी बात सबसे अहम ये कि ये पोलराइजेशन जिसकी आपने बात की, मुझे बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए, लेकिन हमारी सियासत में पिछले कुछ अरसे से ख़ास तौर पे PTI ने इसको बड़ा परवान चढ़ाया, इस कल्चर को, और बदतमीज़ी, और यहाँ जो आपकी राय है, आज़ादी इज़हारे राय, उसका भी अगर आपको बस मैं आज अगर बोलूँगा तो मेरे ख़िलाफ़ चीज़ें शुरू हो जाएंगी। सईद काजी साहब को बात करेंगे तो मुखालिफ जमात इनके ख़िलाफ़ शुरू हो जाएगी, इसी तरह आयशा और आप। ये बड़ी अजीब सी बात है। इस पर सियासतदानों को होश के नाखून लेने चाहिए या फिर सियासत छोड़ देनी चाहिए। ठीक हो गया। लेकिन आयशा, आपका क्या ख्याल है जो ये PTI इस वक्त कर रही है? अगर इमरान साहब ये कह रहे हैं कि एक ऐसा लग रहा है कि ये ताखीरी हरबे हैं कि किसी तरह इलेक्शन ना हो, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब के पास नंबर्स गालिबन कम हैं जो हमजा शहबाज के पास हैं, तो उसकी वजह से ही ताखीरी हरबे हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अगर हम नहीं हैं तो फिर किसी और को भी चलने नहीं दिया जाएगा? देखिए, ये तो नज़र भी आ रहा है क्योंकि हमने कौमी असम्बली में देखा है ये सब कुछ, वहाँ पर भी यही सूरत हाल रही, ताख़ीर की गई और बाद में फिर वही, जब जैसे कि बाज़ वक़्त लिखा भी जाता है, इंटेंट को अगर देखा जाए तो MLFID दिखती थी। कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ, अगर 8 तारीख को आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे दी गई और वोटिंग कब होती है, 9 तारीख, यानी कि 1 माह बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के नीचे, और फिर जिस तरीके और अंदाज में करवाई गई, वो क्या बताती है? वो यही बता रही थी कि हम नहीं चाहते वोटिंग हो, जो आपने जुमला बोला कि हम नहीं तो कोई भी नहीं, यानी कि मेरी मैं होनी चाहिए, अगर सब कुछ मेरी साइड पर है तो बेहतरीन है और ठीक है, और अगर मेरे हक में नहीं है, और मैं ये पंजाब असम्बली को भी लेकर यही कहूँगी, हाई मॉरल ग्राउंड्स शायद दोनों जानिबी उस तरह से ना हो। अगर एक सूबाई असम्बली मेंबर या कौमी असम्बली मेंबर इनफरादी तौर पर जीत कर आ रहा है, इनफरादी तौर पर ओथ उठा रहा है और इनफरादी तौर पर अपनी राय का इजहार वहाँ पर नहीं कर सकता है, तो फिर बाकी 22 करोड़ आवाम का क्या हाल होगा?
पंजाब असेंबली में वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखता हो, अगर एक वोटिंग होने जा रही है तो हर मेंबर को आज़ादाना तौर पर पहुंचने और अपनी राय के इजहार का हक होना चाहिए। जिस तरीके से अपोजिशन जो इत्तेहाद है उसने भी लोगों को इकट्ठा करके होटलों में रिहाइश दे रखी है, गुज़िश्ता 2-3 हफ्ते से हम देखें तो बात तो एक जगह आ गई। अगर आप सिर्फ पोजीशन स्विच कर दें तो शायद दूसरी पार्टी यही काम कर रही होगी। तो हाई मॉरल ग्राउंड्स यहाँ कहीं भी नहीं है। बात यह है कि जब लूज कर रहे हैं आप किसी चीज को तो ग्रेस नहीं है उसको एक्सेप्ट करने की कि जी हाँ इस वक्त मुझे शिकस्त हो रही है, एक मामला चल रहा है, हाँ हार हो सकती है, अगली बार बेहतर अंदाज में परफॉर्म करते हुए हम बेहतर पोजीशन पर हो सकते हैं। तो ग्रेस जो है ना, ग्रेस होना और आईन और कानून को मानना, अगर वो आपके खिलाफ भी खड़ा है उस वक्त, मतलब है खिलाफ इन सेंस कि आप उसको ओबे नहीं कर पा रहे, आपको सूट नहीं कर रहा है, वो एक्सेप्टेंस चली गई है। सबको चाहिए जी हमारा ही वजीर आजम होना चाहिए, हमारा ही वजीर आला होना चाहिए और हमें सब चलाना चाहिए। और 22 करोड़ आवाम के हालात तो वही है, चाहे कोई भी बैठा हो, उनके लिए कुछ नहीं हो रहा। अपनी अपनी मैं को सोचा जा रहा है कि हमारे मफाद में क्या बेहतर है, हमें क्या पोलिटिकली हासिल। स्पीकर साहब चौधरी परवेज इलाही साहब भी स्पीकर थे, अब तक मामला चल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इलेक्शन लड़ना है तो क्या बेहतर अंदाज में डेकोरम नहीं हो सकता था? हो सकता था, लेकिन इसलिए कि नंबर गेम आपके हक में नहीं है। उनको सीएमशिप तो दूसरी साइड से भी ऑफर हुई थी और शायद आसानी से मिल भी जाती। कब तक चल सकते हैं ताखीरी हरबे? ये रोज की ख्याल से अभी जो हालात लग रहे हैं फिर कोर्ट इंटरवीन करेगी। अभी आप देखें कि चेंबर के बाहर अभी पुलिस मौजूद है, डाइस के ऊपर भी पुलिस कमांडोज मौजूद है, एंटी राइट फोर्स मौजूद है। फिर हम पूछते हैं कि पार्लियामान के अंदर दीगर इदारे क्यों आए? अगर पार्लियामान अपना काम ही आईन और कानून के नीचे नहीं कंडक्ट कर सकता है तो फिर तो मजबूर है आईन और कानून बताना पड़ेगा ना, पार्लियामेंटेरियंस को बताना पड़ेगा कि आईन और कानून आपको क्या कहता है कि आपने अपना हाउस कैसे रन करना है। अफसोस की बात है और इंतहाई अफसोस की बात है जिस तरीके से हैंडलिंग हो रही है मामलात की, ये खुद पार्लियामेंटेरियंस अपने मामलात अपने हाथ से दूसरों के हवाले कर रहे हैं। काजी साहब, दो बातें आपसे मैं पूछूंगी। जब ग्रेस की बात होती है तो सब इनको तो कह रहे हैं कि भाई आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लें, आप हार गए हैं, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा कि भाई फिर वो भी क्या ग्रेस का मुजाहरा है कि आप दूसरों के टिकट पे जीते हुए लोगों को अपने साथ मिला के उन्हें होटलों में रखें और बसों में भर के लेके आएँ। ग्रेस की आप ये बात तो कर रहे हैं कि आइन और कानून का आप पालन करें, लेकिन फिर आइन जो 63A की आर्टिकल है वो तो खुद आपका ही लिखा हुआ है और आप अपने ही लिखे हुए के खिलाफ जाकर लोगों को लेके आ रहे हैं अपने साथ। तो ये क्या ग्रेस या आइन और कानून दोनों जानिब से नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल है हम लफ्ज़ ग्रेस के साथ कुछ थोड़ी ज्यादती कर रहे हैं, उसको डिसग्रेस कर रहे हैं। डिसग्रेस कर रहे हैं लफ्ज़ को। बात यह है कि देखें समाज बट गया है, अलीट बट गई है, हर चीज़ बट गई है इस मुल्क की। सख्त खौफनाक पोलराइजेशन है, अमेरिका में भी है, पाकिस्तान में भी है, बेशुमार समाजों में, इंडिया में भी है। अब सवाल ये है कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे। ये कौन सी ग्रेस है कि लोगों के बंदे आप तोड़ के अपने साथ में लाएंगे, उन्हें लालच दे के, तहरीस दे के, टेलीफोन करके, डरा के, उनकी फाइलें खोल के, ये यहाँ से आप ग्रेस शुरू कर रहे हैं। ये जो हैं अपना बड़ी ज्यादती हुई और मैं इसके खिलाफ हूँ और मैं एहतजाज करता हूँ जो इनके साथ हुआ। मगर ये जाके मुलाकातें कर रहे हैं अपोजिशन के एक उम्मीदवार से, उधर मिल गए आपके ये जो आपके मजारी साहब हैं, टिकट डिप्टी स्पीकर, ये एक पार्टी, भाई दोनों के ना बने, इनके भी ना बने उनकी भी ना बने। वैसे ये रिवायत कभी भी नहीं रही। यार सादिक साहब किसके रहे हैं स्पीकर, जिससे इस पर कुछ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो होता है रूलिंग पार्टी के साथ होता है। सवाल ये कौन सी ग्रेस करें आप? वो हुस्नी मुबारक को किसी बंदे ने कहा जब वो डिक्टेटर था मिस्र का, कैसे यार आप मौका ही नहीं देते कि हमें कि आपके अलावा भी कोई हुक्मरान हो। उनका क्यों नहीं मौका देता? मेरे 2 बच्चे हैं, उनमें से किसी को आप मुंतखब कर लें। ऊपर वालिद मोहतरम है, नीचे ये हैं, ये आपकी डेमोक्रेसी है। एंड बोथ अवेटिंग ट्रायल, इस पर आप कोई बात नहीं करते। मैंने नहीं किया, इस मुल्क के इदारों ने किया है। इस मुल्क के इदारों ने जिसके आइन के तहत आपने हलफ उठा के 3-3, 4-4, 5-5 बार 35-35 साल हुकूमत की है, उसने आपको नाअहल भी किया है, उसने आपको कॉन्विक्ट भी किया है। उसको आप चौकों में खड़े होकर उन्हीं इदारों को गालियां देते हैं। कल आपको जो है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी मिल जाता है एंड देन यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेस कि भाई आज ग्रेस नहीं हुई। और भाई शुरू किसने किया ये काम? ये छांगे मांगे किधर से आए? ये काला माल किस तरफ से आया? सियासत माल बनाने का जरिया इस मुल्क में किसने बनाया? ये तारीख के बहुत बड़े उस्ताद बैठे हैं, हमारे सीनियर बैठे हैं, जनाब इनसे पूछें कब ये स्टार्ट हुआ? हु स्टार्टेड दिस? जो बोया था वो काटो, ग्रेस मैनू फड़ के बाहर काट देता है तो मैं कहूँ ग्रेस। और तुम किस ग्रेस से आए थे? मतलब मुझे ये बताएं ना, यहाँ मार्शल लॉ की जो बी टीमें बन के तुम आए,
यहाँ आके आपने एक जाली शख्सियात तामीर की मीडिया पर और उनको मुसल्लत किया वहां पर, इंतहाई मीडियोक्रिटी गल करने की जिन्होंने पता नहीं सी मीडिया में साफ ही उसको बुलाते हैं जो कहते हैं इस तो अलावा सवाल ना पूछी मेरे को ग्रेस, व्हाट ग्रेस, यू हैव डिस्ट्रॉयड द एवरी डैम इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। मुझे बताएं ग्रेस, सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दो अगर आपके हमायत नहीं करती तो, व्हाट ग्रेस, एक ग्रेस फिर ये करते हैं 2 खानदानों के नाम रजिस्ट्री करके मुल्क उनको दे दें, हम वैसे हिजरत कर जाते हैं इस मुल्क से। तो बात यह है कि जो आप बोएंगे वो काटेंगे। ये किसने बोया था? ये यहाँ पे छांगा मांगा की बुनियाद किसने रखी थी? ये असेंबलियों में ये बेचने और खरीदने का, जमहूरियत हमें बताते हैं, जमहूरियत हम लड़े थे, हमें पता है जब जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी और ये डिक्टेटरों के साथ मिलके यहाँ रियल पॉलिटिकल वर्कर्स की ना सिर्फ गले काट रहे थे, चौकों में फांसियां लगवा रहे थे उनको। अब कहते हैं ग्रेस, तो ये वो दुनिया है जो आपने, तो मतलब अच्छी तरह समझ आ गया। आखिरी बात कर रहा हूँ, पंजाबी में कहते हैं टिक्का तहरे जाती है, जो बुनियाद रखेंगे उसी पर दीवार ऊपर उठेगी। अब आगे भी तो बढ़ना है ना गाजी साहब, आगे तो नहीं हमने देखते हैं ना कि सबने पहले यही किया लिहाजा यही चलते रहिए, तो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आप सब पे इस पे डिस्कशन पे मजीद भी हम आते हैं। एक छोटी सी खबर शेयर कर लूँ, आयशा भी कहना चाह रही हैं कुछ, इमरान साहब भी ऐड करेंगे, लेकिन पहले खबर जनाब, खबर ये कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि उनका नहीं ख्याल पीपल्स पार्टी वजारतें ले रही है। बड़ी खबर है जनाब, इतनी मेहनत से हटाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुत्तहिदा अपोजिशन ने, लेकिन अभी तक कैबिनेट तश्कील नहीं हो रही। और उस पर अब जरदारी साहब का साबिक सदर साहब का ये कहना कि मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी वजारतें ले रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि वजारतें ना लें, पहले दोस्तों को एडजस्ट किया जाए। कौमी असम्बली में मीडिया से वो गुफ्तगू कर रहे थे और आसिफ जरदारी ने मजीद क्या कहा आप देखिए। बेटा मेरा तो ख्याल है कि इस पार्टी नहीं ले रही, हम कोशिश कर रहे हैं। पार्टी सारे आईनी ओहदे लेकर हुकूमत का बोझ खाली शहबाज शरीफ पर तो नहीं डालना चाह रही, महंगाई का, बेरोजगारी का, ये सारा बोझ शहबाज शरीफ पे डालने की कोशिश तो नहीं की जा रही। चलते जा हैं, हम चाह रहे हैं कि दोस्तों को पहले अकोमोडेट। अच्छा सरदारी साहब ये बता दें, सरदारी साहब ये बता दें, सरदारी साहब अभी तक फैसला नहीं हो पाया वजारतों का, क्या कोई इख्तलाफ है? आपसे बहुत इख्तलाफ है, रोज ये फोन में आता है। जी, तो आसिफ जरदारी साहब कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि हम कोई सारा बोझ शहबाज शरीफ साहब पर मुंतकिल करना चाह रहे हैं, बल्कि हम चाह रहे हैं कि पहले बाकी दोस्त एडजस्ट हो जाएं, फिर देखेंगे। लेकिन फिलहाल वो बहुत ज़्यादा इसमें इन नज़र नहीं आ रही पीपल्स पार्टी को वजारतों के हुसूल में। अंदर की इस पर क्या खबर है उस पर भी बात करते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा जो पहले डिस्कशन हो रही थी उसमें चूँकि सबका पॉइंट रहता है अभी आने का, तो वो पॉइंट ले लूँ मैं। इमरान साहब पहले आपकी तरफ आऊँगी। काजी साहब ने तो ये बात कर दी, बात उनकी ठीक है कि हकीकत कुछ भी हो, लेकिन मैं तो यही सवाल कर रही हूँ कि जब पहले पास्ट में कुछ भी आपने किया हो, लेकिन खुद इसी PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने मिल के 63A बना दिया, तो फिर उसके बाद आप समझते हैं कि दोबारा उसी की वायलेशन भी खुद कर रहे हैं? देखें, पहले मैं ज़रा काजी साहब की बात पे कर लूँ। काजी साहब खुद एक जो है ना पॉलिटिकल वर्कर रहे हैं। काजी साहब ने खुद, अच्छा? ये हाँ जी, काजी साहब कौन सी जमात से? हाँ जी, पीपल्स पार्टी के वोटर थे इस जमाने में जब पीपल्स पार्टी लेफ्ट की पार्टी, और इनकी बड़ी जो है ना खिदमात हैं जमहूरियत के लिए भी, जो सच्ची बात। काजी साहब उस तरह से आपने हमेशा देखें, बात यह है कि आपने हमेशा जो इस तरह की पॉलिटिकल डिबेट्स हैं उनमें बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपना डिबेट हाँ जी, और उसमें अपना हिस्सा भी डाला है, इसलिए आपके जज्बात की तो हम हमेशा कदर करते हैं। और बहुत कम साफ़ी हैं ऐसे जो अपने आप को अपडेट भी रखते हैं और पूरी दुनिया के बारे में लिखाई पढ़ाई पे भी तवज्जो देते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। क्या अभी इस ट्रांसमिशन से पहले ही काजी साहब और मैं जब डिस्कशन कर रहे थे तो काजी साहब मुझे बता रहे थे कि अमेरिका में एक इंडियन नज़ाद एक हैं प्रोफेसर, उन्होंने एक रिसर्च की है और उस रिसर्च का नतीजा ये है कि इंडिया और पाकिस्तान जैसे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनमें सियासत में कामयाब होना जो है उसके लिए ज़रूरी है कि आप गुंडे हों, आप उबाश हों, आपके पास नाजायज़ पैसा हो। जब आपके पास इस तरह के मामलात होंगे तो आप ज़्यादा जल्दी कामयाब हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि अवाम के ज़हनों में ये है कि शायद ऐसे लोग उनके काम करवाने में ज़्यादा मौसर किरदार अदा कर सकते हैं बनिस्बत शरीफ आदमी के। अच्छा, अब जब ये देखें कि जब इस तरह से कल्चर होगा, जब सोच ये होगी तो उसके फिर नतीजे भी ऐसे ही निकलेंगे। अगरचे बड़ी माजरत के साथ
वो पंजाबी च कहते हैं हाथ बन के मैं काजी साहब की बात चीजों से इख्तलाफ भी करना चाहता हूं। आपने इतनी तारीफ भी कर दी लेकिन उन्होंने हल्के नहीं आना, ये मैं आपको भी बता दूं। गुजारिश ये है कि मैं अगर जान की मान पाऊं तो अर्ज करूं। मुश्किल बात। काजी साहब जो फरमा रहे थे ना, देखें हर बात पे ये कहना कि जी उन्होंने ये किया, भाई आप कितनी देर तक यही ढिंडोरा पीटते रहेंगे कि जी वो जिम्मेदार हैं, वो जिम्मेदार हैं। आप वो तो हैं ही बुरे मान लिया, वो हैं ही करप्ट मान लिया, उन्होंने सारा निज़ाम का बेड़ा गर्क कर लिया। लेकिन आप तो बड़े साफ सुथरे थे, आप तो मेरिट की बात करते थे, आप तो आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते थे। जब आप पे ऐसी आई है तो आप तो उनसे भी ज़्यादा बुरे साबित हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस हमाम में सब नंगे हैं, लालच सिर्फ इक़्तिदार में आने का है। आप पहले नवाज शरीफ को या आसिफ अली जरदारी को जो ताने देते थे कि वो इक़्तिदार में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आज आप वही काम खुद कर रहे हैं। चौधरी परवेज़ लाई साहब देखें, हम हमेशा, मैं खुद ज़ाती तौर पे उनका बड़ा मोतरफ हूँ और समझता हूँ, और हमेशा हमने ये कहा है कि वो बड़े वज़ादार लोग हैं, उन्होंने सियासत में वज़ादारी को फ़रोग दिया है। लेकिन क्या एक वज़ीर आला बनने के लिए ये सूट करता है कि इस तरह के मामला तो बतौर स्पीकर, क्योंकि अभी तक वो स्पीकर तो है ना, क्या उनका ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि वो इस तरह के इक़दाम करें जिससे ऐसा कोई काम ना हो? वैसे तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि उन्हें इखलाकी तौर पर ही अगर वो वज़ारत आला का इंतखाब लड़ रहे थे तो उन्हें पहले स्पीकर से के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था, या कोई भी हो उसको पहले होना चाहिए। लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों के बावजूद स्पीकर भी हैं तो आपको ये मेक श्योर करना चाहिए था कि इस तरह की कोई वहाँ पे वारदात ना हो। मैं इसे जानबूझ के वारदात कह रहा हूँ, ये बाकायदा वारदात है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर बाहर रोड पे खड़ा किसी शख्स को इस बिना पे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, मुकदमा बना सकती है कि उसने दूसरे को ज़ुदोकोब किया है, तशद्दुद किया है, तो आज इन लोगों पे भी मुकदमा होना चाहिए, इनको भी गिरफ्तार करना चाहिए कि जिन्होंने यहाँ असम्बली में डिप्टी स्पीकर के साथ ये किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक आदमी डिप्टी स्पीकर जाके उनसे मिल गया तो आप उसको, भाई कानून ने अपना रास्ता बनाना है, आपने फैसला नहीं करना कि अगर उसने गलत काम किया तो आप उसको मारना शुरू कर दें। लेकिन कानून के रास्ते जो होते हैं वो अक्सर हमने देखा है कि वो मोम की नाक की तरह ही बन जाते हैं जिस तरफ ले जाना चाहे। लेकिन उस पर एक अलग डिबेट हम रख लेंगे। मुझे पता है काजी साहब को एक लुकमा उस पर आ रहा होगा, लेकिन आयशा पहले कुछ कहना चाह रही है। देखिए मेरे पास पूरा पकवान होता है, मैं लुकमा नहीं देता। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी आपने पकवान नहीं, अभी रोज़ा है, अभी नहीं कुछ हमने लेना, ना लुकमा ना पकवान। लेकिन आयशा अभी तो हम साजिश और मुदाखलत में ही फ़र्क समझ रहे थे, अब हमें ग्रेस और डिसग्रेस में भी लगता है कि फ़र्क नए सिरे से सीखना होगा। आप ऐड करना चाह रही थी काजी साहब की बात को, लेकिन मेरा पॉइंट यही है कि पास में जो कुछ भी हुआ रिवायत अभी से शुरू कर लेते हैं। अच्छी जो भी ये कर लें, PMLN वाले कर लें या PTI वाले कर लें। देखिए समीना, आपने गुफ्तगू में पहले कहा भी कि आगे जाने का रास्ता क्या है। हम जब किसी इशू पे या चीज़ पे बात करते हैं, तारीख अपनी जगह मैटर करती है, लेकिन राइट नाउ हम बात करें पिछले 1 माह में या आज में क्या हो रहा है। दरअसल ये सियासी जमातें कर क्या रही हैं उस फोरम पर जो इनका फोरम है, जो इनका घर है, जहां इन्होंने कानून साजी करनी है, जहां इन्होंने कौम को बताना है कि क्या तरीक़ाकार होने चाहिए। अब ग्रेस के ऊपर काजी साहब ने माजी के बहुत सारे हवाले दे दिए, तो मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कहा था हाई मॉरल ग्राउंड्स दोनों साइड्स पर नहीं है, दोनों जानिब वही काम हो रहे हैं। अगर माजी में कोई बी टीम थी तो गुज़िश्ता दहाई में हमने किसी और को बी टीम के तौर पर देखा है, और वो पूरी दहाई इसी रुख पर गुजरी, और जहां आकर वो कंक्लूड हुई वो हमारे सामने, और वो उससे मुख्तलिफ नहीं जो माजी में सियासी जमातें कंक्लूड होती रहीं। सो ग्रेस नहीं थी, मगर आगे जाने का रास्ता ग्रेस, आइन और कानून के साथ ही है। अगर आगे जाना है तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारी क्या गलतियां हैं, कहाँ कहाँ गलतियां हुई, और आगे जाने के लिए हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। अभी माजी के हवाले दिए जाएँ, अभी जो कल से खबर हमारे सामने है तोशा खाना केस की, इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म ने माजी के 3 लीडर्स को लेके उनके ऊपर तोशा खाना रेफरेंस बनाए। हमारे सामने कंक्लूड हुआ कुछ इल्ज़ामात और बयानिए की सियासत इस मुल्क में भरपूर अंदाज में हो रही है। कोई भी किसी पे बैठ के कहीं भी कीचड़ उछाल दे, क्या वो साबित होता है? सज़ा क्यों नहीं मिलती? हम तो इस तरह लोगों को और ज़्यादा बेकसूर साबित कर देते हैं कि दहाइयों के इल्ज़ामात और नताइज क्या, इतने बड़े बड़े सवालात हमारे कानून पर, तो लोग इल्जामात को सीरियस ही नहीं लेते, मजाक बना दिया ना हर चीज को, क्योंकि कोई भी कहीं भी बैठे किसी पे भी इल्जाम लगाए कि इसने करोड़ों लिए, इसने फना। भाई आपके इदारों को आगे आना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। कब तक इल्जामात की सियासत? अब जो वजीर आजम गए हैं उनके ऊपर कि जो 100 से ज्यादा तहाइफ उनको 3.5 साल में मिले और उन्होंने एक भी तोहफा जमा नहीं करवाया, सब पास रखे और सब साथ ले गए। सो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, इसके अंदर ना ओहदों की इज्जत रह रही है, ना जमातों की इज्जत रह रही है, ना इस सियासत की कोई इज्जत। और ये कह देना
कि 70 की दहाई में हुआ, 80 की दहाई में हुआ, 90 में, हम 2020-22 में आ गए हैं, आगे नहीं जाना है। हमने दायरों का सफर करते रहना है, कोई मुस्तकबिल नहीं किया कौम का कि हम यही सुनते रहे कि एक सियासी जमात ने ये किया, दूसरी कर रही, जस्टिफाई, कल को तीसरी आए वो भी जस्टिफाई है भाई, इसलिए कि पिछली दो ये कर गई। आपके पास वक्त मौजूद होता है जब अब आपके सामने एक और छोटी सी बात है, वो लगा गए थे चेयरमैन नैब, वो 4 साल रोते रहे चेयरमैन नैब ज्यादती कर रहा है, आपके पास मौका था, आप बेहतर शख्स लगाते, गैर सियासी लगाते और उसको कहते कि आप अपने कवानीन के मुताबिक काम। इन्होंने लगाया चेयरमैन इलेक्शन कमीशन, ये इसके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। सो मसला वो है यहाँ सियासी जमातों का कि हर कोई कहता है मेरे मिजाज मेरे हिसाब से तमाम इदारे कंडक्ट करें, इसके अलावा नहीं। मगर हमें बात करनी है आईन और कानून की, हमें बात करनी है इंसाफ की कि जो चीज जैसे लिखी है उसके नीचे कंडक्ट हो, जहां तक जिसकी हद है वो उस हद के अंदर रह के काम करे। और इस बात पे नहीं कहा जा सकता कि 10 साल पहले ये हुआ तो ये आज भी हो सकता है या आज भी होने दिया जाए। आखिर कौम और माशरे ने आगे जाना होता है और आगे जाने के तरीके वही हैं कि आपके मुल्क में इदारे मौजूद हैं, उन इदारों को अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है। आपका पॉइंट आ गया, इदारों की आपने बात की, अब मैं काजी साहब की तरफ ले जाऊंगी। सर काजी साहब, आइन और कानून, ये लोग दोनों कह रहे हैं कि आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे तो मसले नहीं होंगे इस तरह के, लेकिन आइन और कानून की जिस तरह से धज्जियां भी ये लोग उड़ाते हैं वो भी तो हम खुद ही सामने देख रहे होते हैं। देखिए ना, ये इसका सलीस अगर मैं तर्जमा करूं जो इसने आयशा ने कहा है कि भाई ये हमारा काम है कि हम आइन तोड़ें, वारदात करें, फ्रॉड करें, तुसी नहीं करना, तुसी नहीं करना। एक जाविये से चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब है। अब हम अब आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़े? आपके पंजाब के सबसे बड़े ऑफिस में और वहां जो है 2 बंदे जो पेंडिंग ट्रायल हैं, 63A पे एक इदारे के कान पे जूं नहीं रेंगी और हर जगह पे वो आपकी वो पड़ी हुई है। साफ नजर आता है टिल्ट किस तरफ है यहाँ पे, किसकी और इस मुक्तदर लोगों की। मुझे ये बताएं, मेरे हक में हो गया, अब आगे बढ़े, कोई बात नहीं। अगर परसों मैंने आपके अब्बा जी को कत्ल कर दिया था तो दफा करें, अब आगे बढ़ते हैं। दे आर दी सेम पीपल हु स्टार्टेड दिस अनटिल अनलेस इनको तारीख के हम डस्टबिन में नहीं फेंकते, यही होगा। इनके मुकाबले में जो आएंगे, सुन लेना आप, इनके मुकाबले में आएंगे वो मुझे बताओ, ये चाहते हैं कि मुझे जो मारने आ रहा है उसके हाथ में तो छुरी हो, मैं तस्वीर पकड़ लूं, वो आइन को ऊपर नीचे कर ले, जो मर्जी वारदात करे, मुझे आइन के मुताबिक रहना चाहिए। कैसे इमरान की सबसे बड़ी गलती ये थी कि इनके साथ बुलंद और भी नेज़ों पे ताज करना था, कि उनके साथ उन्हीं का रिवाज करना था, वो नहीं हो पाया उससे। असल बात ये है, बात ये है कि आप की दो जंगे हैं, तो आपके पास कौन से टूल है, हमारे पास कौन सा टूल है? अच्छा ये मुझे बताएं, नैब का चेयरमैन किसने बनाया था? मैंने बनाया था। वो कमर जमान कौन था जिसके आज केस निकले, सारी उम्र जेल से बाहर ना आए, जिसके ज़ियाउल हक के वक्त से केसेस हैं? 93 में किस बंदे ने गिल्टी प्लीड किया था और वो आज कहां बैठा हुआ है? 93 अमेरिका में हाजी मिर्जा इकबाल बेग के केस में। मैं क्या क्या आपको बताऊं? ठीक है, आप इन लोगों को समझ वो लोग हमें आज आके कहते हैं कि यार आइन पे चलो, और आइन पे चलते चलते हमें फिर इक़्तिदार के हवाले में आइन पे चलना पड़ेगा। मैंने नहीं चलना। आइन के अलावा आखिरी बात, आइन पे चलना पड़ेगा, आइन ही वाहिद हल है। तजिए को अपनी पसंद और नापसंद से ऊपर लेकर नहीं जाते, हम इसी बहस में बढ़ तरफ की बात की हम है, इसी ऊपर इससे निकलेंगे नहीं। ठीक है, और किसी मामले पर हम ये कहते हैं कि अब आगे बढ़े, लेकिन किसी मामले पर हम ये भी कहते हैं कि नहीं जी, पहले इसको सही गलत का फैसला करें, इसको वापस रिवर्स हम उसी पोजीशन पे लेके जाएं, फिर उसके बाद आगे बढ़े। तो क्या ये भी एक टिल्ट है या वाकई हमें नजरिया जरूरत को दफन कर दिया, कि ये भी एक नजरिया जरूरत ही है? एक ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं भाई साहब। तो जनाब, बात हो रही थी इससे पहले डिस्कशन में कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन जाहिर है जब इदारे और कानून फैसला करेंगे तो ही सूरत हाल सबके लिए एक्सेप्टेबल होगी। अगर हर कोई अपनी अदालत लगाएगा तो फिर हर कोई अपनी मर्जी का फैसला भी करेगा। यहाँ तक तो बात पे सबका तकरीबन कंसेंसस है। थोड़ा सा मैं मामले को आगे लेके जाना चाहूँगी। हम ये भी देख रहे हैं कि एजिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। इमरान खान साहब का आज कराची में भी जलसा है और मुख्तलिफ जलसे उन्होंने अभी प्लान कर रखे हैं, लाहौर में भी है इसके बाद अगले वीक में। तो क्या जलसों से मसले का हल निकल आएगा? और मसले का हल क्या अर्ली इलेक्शन ही है? तो फिर सब इसकी तरफ क्यों नहीं जा रहे? क्या इसमें अमर माने हैं? इस पर बात करते हैं। इमरान साहब, ये इमरान खान के जलसे क्या रंग लाएंगे? और आपके ख्याल से अगर सब ये चीज़ फील कर रहे हैं कि सोसाइटी में एक अनरेस्ट हो रहा है, जो हुकूमत कर रहे हैं उनके लिए भी हुकूमत करनी मुश्किल हो रही है, तो ऐसी सूरत में क्यों इलेक्शन की तरफ नहीं जाया जा रहा? बल्कि फवाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, पहले मैं चाहूँगी उनसे कमेंट ले लें, फिर आपकी तरफ आती हूँ। शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। फवाद चौधरी साहब, आप मौजूद हैं मेरे साथ? जी, अस्सलाम वालेकुम, मुझे आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम।
चौधरी साहब, थोड़ा सा मैं पहले पंजाब असेंबली से बात करती हूँ, फिर ओवरऑल जाहिर है जो पॉलिटिकल सिनेरियो उस पर भी बात करेंगे। पंजाब असेंबली में बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये, आपको लगता है कि ये होना चाहिए था जो डेप्यूटी स्पीकर के साथ सुलूक हुआ है? नहीं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है जी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। क्योंकि मसला जो है वो ये है कि डिप्टी स्पीकर को भी इंसिस्ट नहीं करना चाहिए था इजलास की सदारत पे, क्योंकि वो एक खास माहौल में थे। इस वक्त पूरे मुल्क में नोटों के खिलाफ एक बहुत बड़ा जो है वो एक जज्बात है अवाम के, और ये जिस तरीके से 3.5 साल एक पार्टी में रह के फिर दूसरी पार्टी शिफ्ट कर जाए और वहाँ से आप शुरू हो जाए, तो उसके खिलाफ एक बड़ी रिजेंटमेंट है। और उस रिजेंटमेंट का भी तो असेंबली में और मैजिस्ट्रेट में ये इजहार हो रहा है ना। ये लोग अपने हलकों में अभी तक नहीं गए, जहाँ पे लोग जो है उनके कपड़े फाड़ेंगे। और ये अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान की सोसाइटी बड़ी डिवाइड हो गई है, और ये ऐवानों में बैठ के, आज कौमी असेंबली में भी आपने देखा कि अकेले ही स्पीकर बैठ के अपने आप को लेक्चर आ लिया, और उसके बाद खुद ही तकरीरें कर रहे हैं। अपनी असेंबली है, हाफ ऑफ द असेंबली रिजाइन कर चुकी है। यहाँ पर भी जो है वो हालात यही हैं कि वो लोटों से, आप क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं कि लोटा जो है वो इजलास की सदारत करे? आप एक ऐसे बंदे के ऊपर एग्री करें जिससे दोनों पार्टीज एग्री करती हैं, वो इजलास करवाएं। तो ये जो मिलियाँ लगी हैं हॉर्स ट्रेडिंग की, उनकी वजह से ये सारी डिवीजन जो है वो आई है। तो अब इसका क्या हल नजर आ रहा है? पंजाब असेंबली में वजीर आला का इंतखाब आज भी हो पाएगा या नहीं, सैनिटी प्रिवेल करेगी? देखिए जी, जो हालात हैं उनमें पता नहीं अब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये तो आप लोग और बैठे हैं, इमरान है, ज़्यादा बेहतर जो है वो वहाँ पे आपके रिपोर्टर्स हैं, वो बता सकते हैं क्या माहौल है। लेकिन असल हल इस मुल्क में इलेक्शंस है, फिल फॉर इलेक्शंस इस मुल्क का हल है। अदरवाइज यहाँ पे डिवीजन इतनी बड़ी होती है, और ये जो शक्लें हैं फजलुर रहमान, जरदारी और शहबाज शरीफ की देख के लोग जो हैं, ये जो इमरान खान के जलसों में लाखों लोग आ रहे हैं, देखिए इनमें बहुत सारे पीपल्स पार्टी के तो उन्होंने कभी वोट भी नहीं किया। वो पीटीआई के लिए नहीं निकल रहे, वो इसलिए निकल रहे हैं कि वो ये समझते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत को पाकिस्तान में हुकूमत करने का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। वो पाकिस्तान की आज़ादी के लिए निकल रहे हैं। पाकिस्तान की हकीकी सियासी आज़ादी इस वक्त पाकिस्तान की कौम की मंजिल है, और वो इस सेटअप में मुमकिन नहीं है। उसके लिए आपको फिल फॉर इलेक्शन की तरफ जाना। नहीं, आपकी बात सही है, लोग तो निकल रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि लोगों के निकलने का कोई असर हो रहा है? कोई बैकडोर आपसे राब्ते शुरू हुए हैं? कुछ खबरें ऐसी सुनने में आई थी कि कुछ बैकडोर राब्ते हो रहे हैं आप लोगों से, इमरान खान साहब से, कि किसी तरह मामलात को सेटल डाउन किया जाए। कुछ तस्दीक करेंगे जल साहब? तमाम राब्ते जो हैं वो अवाम के सामने होने चाहिए। बैकडोर की वक्त गुजर गया है, अवाम के सामने राब्ते होने चाहिए। और उसकी वजह यह है कि अगर आपने ये नहीं किया, पाकिस्तान इज जस्ट इंचेस अवे फ्रॉम सिविल अनरेस्ट। अभी तो इमरान खान क्योंकि कोई इस तरह की बात नहीं करते हैं, वो तशद्दुद के खिलाफ हैं, वो मुल्क के इदारों को साथ लेके जो है वो हमेशा चले हैं, उनका एहतराम हमने किया है। लेकिन अगर इमरान खान के हाथ से बात निकल गई तो पाकिस्तान में हर गली मोहल्ले में ये एक फसाद शुरू होगा, और फिर पाकिस्तान जिस तरह से जिस क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है, वो कोई भी इसको नहीं जो है वो कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन चौधरी साहब, बहुत सारे लोग तो आप लोगों की तरफ फिर उंगलियां उठाते हैं कि जब क़यादत जो है वो खुद ही इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पोजीशन लेती है, स्टांस लेती है, तो लोगों को आप लोग बेसिकली ये मोटिवेट करते हैं कि वो लोगों को कानून हाथ में लें, लोगों के ऊपर हमले करें। तो वो तो कह रहे हैं कि आप लोग ये चीज़ इंस्टिगेट कर रहे हैं बेसिकली। हमने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है, ना ही ये कहा है कि वो हमले करे या कुछ करे। हम यही तो मैं कह रहा हूँ, अभी तो इमरान खान ने बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। अगर इमरान खान हाथ उठा लें तो ये तो वैसे ही पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल एज के ऊपर है, जिस किस्म के हालात हैं। तो आप इस चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीटीआई और इमरान खान के किरदार को एक्नॉलेज किया जाए, उसको सराहा जाए, और उसके मुताबिक जो है वो आप आगे जो चीज़ें हैं वो बढ़े और उनको लेके हम आगे चलें। इस वक्त इलेक्शन के अलावा कोई मुल्क में हल नहीं है। ये एक डमी हुकूमत है जिसको कोई तस्लीम नहीं करता, और इस डमी हुकूमत के होते हुए पाकिस्तान में जो मामलात हैं वो हम एक बहुत बड़े सिविल अनरेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि ये हुकूमत तो अब बकौल आपके डमी हुकूमत है, लेकिन जब 6 से 8 हफ्ते पहले ये यही मुतालबा करते थे कि वज़ीर आज़म, उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मुस्ताफ़ी हो जाएं और नए इलेक्शन का ऐलान करते, तो उस वक्त क्यों नहीं इमरान खान साहब मानते थे? उस वक्त का वज़ीर आज़म अमेरिका का अपॉइंटेड नहीं था। मौजूदा वज़ीर आज़म जो है वो वाशिंगटन से अपॉइंट होकर आ गया है, उसी तरह के हैट पहन के, और ये सारी चीज़ें जो हुई हैं। उस वक्त का वज़ीर आज़म जो है वो अवाम ने मुंतखब किया हुआ था। उसके बाद एक पूरे मंसूबे के तहत, एक साजिश के तहत रेजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। यहाँ पे लोगों की वफादारियाँ बदली गई,
उसके बाद यहाँ पे इस्तेमाल हुए लोग, और एक फॉरेन इस वक्त गवर्नमेंट पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज हुई। ये जो असम्बली है इस वक्त, जिसकी आधी स्ट्रेंथ मौजूद ही नहीं है, एक डमी असम्बली है और पूरा सिस्टम एक डमी सिस्टम चल रहा है। ये इस वक्त उस सूरत हाल से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो पहले थी। अच्छा, राजा परवेज अशरफ साहब ने आज उन इस्तीफों को डी सील करने का ऑर्डर दे दिया और उन्होंने कहा है जी मैं खुद जो कानूनी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक अरकान असम्बली को बुला के तस्दीक करके फिर इस्तीफे मंजूर करूँगा। इस पे आप लोग क्या जाएंगे असम्बली में या क्या करेंगे? हमारे इस्तीफे सारे मंजूर हो चुके हैं, कोई असम्बली में जाने की जरूरत नहीं है। ये तो थर थर कांप रहे हैं वहाँ पे इलेक्शंस करवाने से। हम उनसे कहते हैं कि आप जरूरत करें और आगे बढ़ें, पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाएं, जनरल इलेक्शन करवाएं, आपको आटे दाल का भाव पता चल जाएगा इस वक्त जो हालात हैं। तो सवाल ये है कि जिस 272 टोटल इलेक्टेड अरकान है उनमें से 110 जो है वो रिजाइन कर चुके हैं, और अगर खवातीन को आप डाल दें तो 130 के करीब लोग जो है वो रिजाइन कर चुके हैं। तो इनकी क्या इस वक्त इखलाकी हैसियत है? और मैं तो हैरान हूँ कि राजा साहब भी खुश हो रहे हैं कि मैं स्पीकर बन गया असम्बली की। अच्छा चौधरी साहब ये फरमाइएगा जी। वैसे तो र्यूमर मिल चल रही है, मगर सुना है कि बाद बड़े बिजनेस लीडर्स जो हैं वो उनके राब्ते हुए हैं खान साहब से। वैसे तो सोशल मीडिया की खबरें नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन फिर भी क्या कुछ आ रहा है? और ये खबरें आ रही हैं कि खान साहब मिलने को तैयार नहीं है सिवाय इलेक्शन पर बात करने के सिलसिले में। तो क्या इनमें कोई क्रेडिबिलिटी है या कोई राब्ते नहीं है और बिल्कुल मुनक़ता है राब्ते? जी मैं इसको ये नहीं है कि इसको मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं इसको कंफर्म या डिनाई कर सकूं, लेकिन बड़ा इशू ये है कि मेरी नज़र में राब्तों जो है वो तो सीधी बात है। इस मुल्क का सिर्फ एक ही हल है इलेक्शन, और उसकी तरफ जाने के लिए अगर आप बढ़ते हैं आगे तो आप आगे बढ़ें, इसके अलावा तो और कोई सोल्यूशन है नहीं। अच्छा लास्टली चौधरी साहब ये फरमा दीजिएगा रिकॉर्ड के लिए कि जो तोशाखाना की बड़ी बात हो रही है और काफ़ी ज़्यादा उस पर खान साहब पे उंगलियां उठाई जा रही हैं कि उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट्स रख लिए वगैरह वगैरह, तो उसको थोड़ा क्लैरिफाई कर दें। आपके तवस्सुत से तो ये भी खबर चल रही है कि आपने एडमिट कर लिया कि वाकई उन्होंने कोई बेचा है घड़ी छड़ी। नहीं, मैंने ये पूछा था कल भी कि शहबाज शरीफ साहब का एलिगेशन है क्या, वो कहना क्या चाहते हैं कि इमरान खान ने उनको एक घड़ी तोहफे में मिली थी जो उन्होंने हुकूमत से खरीद ली, तो वो उनका इल्जाम है क्या बेसिकली? और अगर इमरान खान ने कोई लॉ की खिलाफ वर्जी की है, कोई वो समझते हैं कि उन्होंने जिस तरह से जरदारी ने और इन लोगों ने अपने जो तोहफे थे वो दे दिए वहाँ से बगैर पैसे दिए या कुछ किए, अगर वो किया है तो उसका रेफरेंस बनता है और आप प्रोसीड करें। अगर इस वक्त सारी अथॉरिटी मैप हर चीज़ तो आपके पास है, इस डमी हुकूमत के पास है, तो आप चलें और इसको अपना आगे कराएं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन अभी तक क्यों लग रहा है कि मुल्क का वजीर जो डमी वजीर आजम है वो कोई उसको भी नहीं पता कि एलिगेशन है क्या। वो सहाफियों को बुला के, जहाँ पे माशाल्लाह आजकल खाते खुल गए हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जहाँ पर भूखा ना सोए प्रोग्राम बंद करके वो पैसों से अपने लाइज को और सहाफियों को रोज खाने खिलाए जा रहे हैं, वहाँ पे ये खबरें जो है वो दे रहे हैं। तो आप अपनी प्रोसीड करें, आप अगर आपके पास लॉ है, कानून। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो जनाब आपने फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनी। एक ही उनका एम्फसाइज है बार बार कि इलेक्शन की तरफ जाएं, इलेक्शन की तरफ जाएं। वापस आएंगे, ब्रेक लेते हैं अभी, और वापस आएंगे तो यही बात पैनल के सामने रखेंगे कि क्या वाकई हालात इस सतह तक पहुंच चुके हैं कि इलेक्शन ही वाहिद हल है। इस पर बात होगी ब्रेक के बाद हमारे साथ।